हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी आती है ये देखने की कि भाई इन सभी टॉपिक्स के ऊपर किस तरीके के सवाल बनते हैं NTSC स्टेज 1 एग्जाम में। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब जल्दी से आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब आपके सामने आ चुका है आज के हमारे इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे क्या बोल रहा है, जल्दी से एक बार इसको रीड कर लेते हैं। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आया है चंडीगढ़ 2019-20 एग्ज़ाम में, तो काफ़ी रीसेंट एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो, पहली बात तो ये है कि आज के सेशन में हम जो भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, दिमाग में से ना NTSC एग्ज़ाम का जो भूत का जो डर है ना वो हटा दो। हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर में, हर टॉपिक को हमने एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस किया है। तो किसी भी टॉपिक से कोई भी सवाल आ जाए भाई, हम सब सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलो, ये सवाल हमसे क्या बोल रहा है कि मीना विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हुआ क्या कि मीना जो है नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में गई है, उसने विजिट किया है और वहाँ पे उसने देखा कि किस तरीके से गैस को लिक्विफाई किया जाता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। While sharing her experience with friends, she got confused. अब जब वो नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट गई थी मीना, तो उसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि किस तरीके से सपोज जो नेचुरल गैस है उसी को कंप्रेस किया जा रहा है, उसको लिक्विफाई किया जा रहा है। तो ये जो लिक्विफिकेशन हो रहा है नेचुरल गैस का, ये डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर ही हुआ होगा। तो उस समय तो उसे वो चीज़ याद रहेगी क्या टेम्परेचर की कंडीशन है, क्या प्रेशर की कंडीशन है। लेकिन जब वो विजिट करके आ गई और अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही है, तो वो जो मीना है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि यार टेम्परेचर की कंडीशन क्या थी, प्रेशर की कंडीशन क्या थी। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस। अब थोड़ी सी आपको मीना की हेल्प करनी है, आपको मीना को बताना है कि भाई अगर हमें गैस को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर और प्रेशर की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। अब एक बात बताओ, क्या हमने मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स में जो इंटर कन्वर्जन होता है उनके बीच में, क्या वो हमने नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज की सेशन में हम जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते दौरान आपको अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है कि आज जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। और विश्वास मानो मेरा, बिलीव करो कि सच में आज की सेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो सब के सब आप सॉल्व कर ले जाओगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। प्रीवियस सेशंस में हमने मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जन पढ़ा है। हमें पता है कि सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है, लिक्विड कैसे होती है गैस में, ठीक है ना, इसका रिवर्स कैसे होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, एक गैस डायरेक्टली कैसे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। हर एक कंडीशन को हमने ध्यान से समझा है। अब वहाँ पर मैंने आपको बताया था, अच्छा हाँ, जो भी हम क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं उसके जवाब आपको मुझे देने हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में दो, चाहे चैट सेक्शन में दो, बस दो। मुझे ये देखना है कि आप लोगों से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बन जाएंगे, कोई मुश्किल की बात नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आंसर मुझे देने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आप ही जा करके दे के आओगे, मैं थोड़ी ना दूंगी। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ और आंसर्स लिखते जाओ। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब भी मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जन होता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसके 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके क्या होते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर दो या प्रेशर को चेंज कर दो।
क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर हम एक स्टेट को मैटर की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं जिसको हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस बोलते हैं, या तो उनको कम करवाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ या तो कम करोगे या बढ़ा दोगे, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब मीना ने नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट जब उसने विजिट करी तो उसने अपनी आंखों के सामने नेचुरल गैस को कंप्रेस होते हुए देखा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब गैस कंप्रेस होगी, बेसिकली कंप्रेशन तो उसने देख ही लिया, लेकिन एट द सेम टाइम उसने क्या देखा है, लिक्विफिकेशन भी देखा है। देखो ना, एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल गैस है वो डेफिनेटली उसको कंप्रेस किया गया है। और कैसा कंप्रेशन हुआ है कि जो गैस है उसका लिक्विफिकेशन हो गया है, यानी कि जो गैस है अब वो अपने लिक्विड स्टेट में आई है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेट का कन्वर्जन हुआ है, मैटर की स्टेट का कन्वर्जन हुआ है कि हमारे पास जो गैस थी वो अभी अपने गैसियस स्टेट में थी, उसके ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी प्रेशर और टेम्परेचर की कि वो जो गैस है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, अपने लिक्विड स्टेट में, यानी कि गैस लिक्विफाई हो चुकी है। अब आप खुद ही बताओ, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो कितने दूर दूर होते हैं कि नहीं होते हैं। अब अगर इन गैस के मॉलिक्यूल्स को आपको पास में लाना होगा, भाई गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, और अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है, गैस को अगर आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैस की मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना पड़ेगा। और पास लाने के लिए हम क्या करेंगे, पास लाने के लिए हम इन मॉलिक्यूल्स को आपस में दबाएंगे ताकि इनके बीच के जो डिस्टेंसेस हैं, जो स्पेसेस हैं, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। आई बात समझ में? तो हम सब ने पढ़ा है कि हमारी गैसेस क्या होती हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि दिख रहा है ना गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी स्पेसेस होती हैं। जब स्पेसेस होती हैं तभी कंप्रेशन का स्कोप होता है, जब पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है तभी वो पार्टिकल्स पास पास आ सकते हैं, पास आने का स्कोप होता है। आई बात समझ में? तो ये सभी के सभी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पास पास आएंगे। कैसे पास आएंगे? जब हम इस गैस के ऊपर, इन गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को कंप्रेस करते हो, सपोज अगर मैं इस पेन को कंप्रेस कर रही हूँ तो मैं प्रेशर लगा रही हूँ कि नहीं लगा रही हूँ। तो अगर इस गैस को मुझे कंप्रेस करना है तो क्या होगा, मैं इन सभी गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करूंगी, और इसी प्रेशर से क्या होगा कि सभी के सभी गैस मॉलिक्यूल्स पास आने लग जाएंगे। और जहां गैस मॉलिक्यूल्स पास आए उनके बीच की जो स्पेसेस हैं वो कम हुई, तुरंत से क्या होगा, इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो लग जाएंगे। यानी कि सभी के सभी गैस मॉलिक्यूल्स को बांध दिया जाएगा अट्रैक्टिव फोर्सेस की एक रस्सी से। तो होगा क्या, सभी के सभी गैस मॉलिक्यूल्स, इसको मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, सभी के सभी गैस मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस की एक रस्सी बंध जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली जो गैस है अब वो अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो गैस है वो लिक्विफाई हो चुकी है। इज दैट क्लियर? तो एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि अगर हमें गैस को कंप्रेस करना है, इसका मतलब क्या कि हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाने वाले हैं। तो गैस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब एक हेल्प तो हमने कर दी मीना की, कि मीना कंफ्यूज हो गई थी ना कि टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, प्रेशर को क्या करना है, कम करने ज़्यादा करना है। तो हमने मीना को इतना बता दिया कि भैया गैस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं आएंगे, पास पास नहीं आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके ऊपर स्ट्रांग नहीं होंगे और गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। तो प्रेशर लगा दो गैस के ऊपर, मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आओ, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है उनकी जो स्ट्रेंथ है मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खत्म किस्सा। इतना समझ में आया? चलिए अब इसके बाद में व्हाट अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या करें, कम करें या ज़्यादा करें? तो मैंने आपको बताया था, देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रैंडमली यहाँ वहाँ मूव करते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग स्पीड के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी अलग अलग क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसी के कारण जो गैस है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स के ऊपर। जिस वेसल में आपने गैस को भर के रखा हुआ है उसी वेसल की वॉल्स के ऊपर क्या करती है, गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो होता क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ना बहुत सारी एनर्जी भरी होती है, और जब ये गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें,
लिक्विड स्टेट में, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स पता है क्या करते हैं, अपनी इसी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? एक बात बताओ, अगर आपको लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो आपको लिक्विड को हीट करना पड़ेगा ना, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं और वो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में। जब तक पानी को गर्म नहीं करते, जब तक पानी को बॉईल नहीं करते, क्या तब तक पानी की वेपर्स बन पाती हैं? नहीं बन पाती हैं, है ना। तो लिक्विड को आप बोल सकते हो कि गैसियस स्टेट में करवाने के लिए हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली जब एक गैस लिक्विफाई होती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स पता है क्या करते हैं, जब वो लिक्विड स्टेट में आ रहे होते हैं ना, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जब भी गैस का कंप्रेशन या लिक्विफिकेशन होता है तो टेम्परेचर कम रखा जाता है, क्योंकि भाई हीट रिलीज हो रही है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होने के चक्कर में गैस के मॉलिक्यूल्स हीट रिलीज कर रहे हैं। तो अगर ये जो हीट रिलीज हो रही है जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस टेम्परेचर को, इस हीट को बैलेंस करने के लिए पूरी गैस का जो टेम्परेचर है वो कम करके रखा जाता है, टेम्परेचर को कम करके रखा जाता है, ताकि जो भी हीट रिलीज हो रही है इस कन्वर्जन प्रोसेस में उस हीट को क्या करा जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो मीना की हेल्प आपने कैसे करी है, आप बता दो मीना को कि भैया टेम्परेचर को जो है ना लो रखेंगे और प्रेशर को हाई रखेंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छी बात है, जिन भी बच्चों का सही जवाब आया है ना, जिन्होंने ऑप्शन सी मार्क करा था, जिनका जवाब ऑप्शन सी था, बहुत अच्छी बात है। और जिनका नहीं आया कोई चिंता की बात नहीं है, आज के बाद ये सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। कोई बात नहीं, गलती करना अच्छा होता है, मिस्टेक्स कहीं ना कहीं हमको कुछ अच्छा ही सिखा करके जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है ये आया है उत्तराखंड एग्जाम में 2019-20 ईयर में। अगेन रीसेंट ईयर का ही क्या है, ये एक सवाल है, ठीक है, 2019-20। चलो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको एक लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, एक लिक्विड को आप चाह रहे हो कि वो क्या बन जाए, उसकी वेपर्स बन जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लिक्विड को उसके रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर के आना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि आकर के लिक्विड क्या होने लगे, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाए। तो सपोज हमारे पास क्या है, पानी है, पानी को हम चाहते हैं कि इसकी वेपर्स बन जाए, इसकी भाप, इसकी स्टीम वगैरह बन जाए, तो हम क्या करेंगे, पानी को बॉयल करने के लिए रख देंगे। अब जब हमने पानी को बॉईल करने के लिए रखा है तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी तो सप्लाई कर रहे हैं ना पानी के मॉलिक्यूल्स को। तो होगा क्या कि जैसे हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स उस हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण क्या होगा, जो टेम्परेचर है पानी का वो भी बढ़ता जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर पहुंच जाएगा। भाई यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो पानी का जो टेम्परेचर है वो भी तो राइज करेगा ना, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर पे आ करके ऐसा नहीं होगा कि हम हीट सप्लाई करना बंद कर देंगे। इस टेम्परेचर पे आकर के 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आकर के अब जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। अब जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं ना, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने में वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी क्या होगी, लग जाएगी। यानी कि जो हीट एनर्जी अब हम दे रहे हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, भाई 100 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे आकर के पानी बॉईल होने लग जाता है। कैसे? तो जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हम पानी को जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वो हीट एनर्जी छुप कर जाकर के क्या करती है, पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की रस्सी को लूज करती है, ताकि भाई मॉलिक्यूल्स के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी तो हो ही गई है। अगर रस्सी खोल देंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस की तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ वहां तेजी के साथ एक दूसरे से दूर दूर जाने लग जाएंगे। और जहां वो दूर गए, इसका मतलब क्या कि जो पानी है वो अब अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि पानी अपनी गैसियस स्टेट में एंटर कर चुका है।
तो आप बोल सकते हो कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जो हीट एनर्जी लगती है, जो हीट एनर्जी लगती है 1 kg पानी को उसकी वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है पानी का अपनी वेपर्स में, इसे हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन की प्रोसेस। तो ये तो कहानी हर एक लिक्विड की होती है कि वो हीट एनर्जी जो कि 1 kg लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए लगती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर आ करके, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर आ करके जो हीट एनर्जी लग रही है 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन ये बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि वो हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 kg पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। कहां से कहां इंक्रीज करने के लिए, रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए। नहीं भैया, ये नहीं होता है, ऑप्शन ए गलत है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर फ्रॉम 99 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 99 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचाने के लिए 1 kg पानी का जो मतलब 1 kg पानी का जो टेम्परेचर है वो 99 से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के लिए जो हीट एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बिल्कुल भी नहीं। थर्ड क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल सही है कि पानी 1 kg पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कराने के लिए जो हीट एनर्जी लगती है उसी को हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द अबव। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, अगेन ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो बधाई हो उन लोगों को, उन बच्चों को जिसका सही जवाब आया है ना, ऑप्शन सी, जिन्होंने मार्क करा था। और जिनका नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे से ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हमसे कि ऑन अरेंजिंग वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट। यानी कि अब आपके पास 3 चीजें हैं, एक है पानी, दूसरा है शुगर और तीसरा है ऑक्सीजन। याद करो जब हम टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे वहां पर भी हमने कुछ ऐसा ही सवाल सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन कहाँ आया है, छत्तीसगढ़ 2016-17 ईयर एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत पुराना नहीं है, नया ही है, रिसेंट ही समझो इसको। तो देख लो, अब आप खुद ही बताओ, जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में आपको थोड़ी तसल्ली मिली होगी ना कि हाँ हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उस हिसाब से हमसे सवाल बन रहे हैं। तो बनते हैं भाई, डेफिनेटली सवाल बनते हैं, बस पढ़ने की बात होती है कि आपने पढ़ा कितना है। ठीक है, चलो अब आपके पास क्या है, 3 चीजें हैं, पानी, शक्कर और ऑक्सीजन। इसमें आपको क्या करना है, इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस के हिसाब से इन तीनों को ही आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि पानी क्या है, लिक्विड है, शक्कर क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। और अगर हम बात करेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो डेफिनेटली पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, लेकिन उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो ना ही सॉलिड जितनी स्ट्रांग होती है और ना ही गैसेस जितनी वीक होती है। यानी कि आप बोल सकते हो कि पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, मॉडरेट लेवल की होती है। सॉलिड यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, शुगर के पार्टिकल्स के ऊपर तो बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने वाले हैं, और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर काफ़ी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने वाले हैं। तो आप इनको सही ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा आप बोलोगे कि इन तीनों में से, पानी, शक्कर और ऑक्सीजन में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा किस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, या किस मैटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आप बोलोगे शुगर। तो सबसे
पहले क्या आना चाहिए, मतलब सबसे आखिरी में क्या आना चाहिए, शुगर, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं ना। उससे कम स्ट्रेंथ किस में होगी, उससे कम हो जाएगी पानी में, और सबसे कम किस में होगी, ऑक्सीजन में होगी। ठीक है, तो सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। क्यों, हमसे क्यों बोला है, क्या बोला है कि ऑन अरेंजिंग वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो सबसे आखिरी में कौन आएगा, वो वाला मैटर जिसमें कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे नीचे कौन आएगा, वो वाला मैटर जिसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज जो लग रहे हैं वो काफ़ी वीक हैं। तो हमने क्या करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तीनों ही चीज़ों को, और हमारा ऑप्शन क्या आ चुका है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑन हीटिंग कैम्फर इन अ पोर्सिलेन डिश इट गॉट मिक्स्ड इन एयर विदाउट मेल्टिंग, दिस फिनोमेना इज नोन एज। अच्छा, ये कहाँ आया है, उत्तर प्रदेश 2019-20 एग्जाम का ही ये सवाल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी रिसेंट ईयर में ये सवाल आपसे पूछा गया है NTSC स्टेज 1 सेट एग्जाम में। चलिए, तो हुआ क्या कि आपके पास कैम्फर है, कैम्फर मतलब कि मिस्टर कपूर। ठीक है, तो ये जो कपूर है इसको एक छोटी सी डिश में क्या करा जा रहा है, पोर्सिलेन डिश में हीट किया जा रहा है। तो हुआ क्या, जो कैम्फर है, जो मिस्टर कपूर है, वो डायरेक्टली क्या हो गए हैं, हवा में मिक्स हो गया है और मेल्ट भी नहीं हुआ। यूजुअली क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ घुसी रहती है कि अच्छा, अगर एक सॉलिड स्टेट है किसी भी मैटर का, तो वो सबसे पहले मतलब अगर उस सॉलिड स्टेट को हमने क्या करा है, हीट सप्लाई करी है, तो वो सॉलिड स्टेट सबसे पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में, और फिर वो लिक्विड स्टेट कहाँ जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा, है ना। यही हमारे दिमाग के अंदर सीक्वेंस हमेशा से फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो मिस्टर कपूर हैं, जब उनको हमने डिश में लिया और हीट किया, तो वो जो कपूर है वो डायरेक्टली क्या हुआ, एयर में जाकर के मिक्स हो गया। यानी कि कपूर अपनी बीच की स्टेट में, इंटरमीडिएट स्टेट में, लिक्विड स्टेट में आया ही नहीं, सीधे के सीधे क्या हुआ, जो कपूर है वो हवा में जाकर के मिक्स हो गया। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए कंडेंसेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी सस्पेंशन, या लास्ट ऑप्शन डी इवेपोरेशन। तो इसका सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन बी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर आपके पास क्या है, एक सॉलिड है और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अपनी गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर इसका रिवर्स हुआ तो, यानी कि अगर एक गैस क्या हो गई है, डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो गई है, यानी कि गैस जो है वो अपने लिक्विड स्टेट में आई ही नहीं है और डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई है सॉलिड स्टेट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन की प्रोसेस बोलते हैं। याद होगा आपको, मैंने आपको एक सिमुलेशन दिखाया था जहाँ पे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट था। जब हम चाइना डिश में डाल करके इस अमोनियम क्लोराइड को हीट कर रहे थे, तो ये अमोनियम क्लोराइड अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया था। वेपर्स जो है इन्वर्टेड फनल की वॉल्स पे जाकर के आप बोल सकते हो कि जम गई थी, यानी कि वहाँ पे उनका डिपोजिशन हो गया था, है ना। तो आप लिया आपने शुरुआत में चाइना डिश में था अमोनियम क्लोराइड, और एक्सपेरिमेंट के एंड में आपको अमोनियम क्लोराइड कहाँ मिला, इन्वर्टेड फनल की वॉल्स पर मिला, क्योंकि वहाँ पे सब्लिमेशन और डिपोजिशन हो गया था। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी सब्लिमेशन। खैर आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो, अब ये जो हमारे पास अगला सवाल आया है, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। और हाँ, ये सवाल आया है आंध्र प्रदेश 2018-19 एग्ज़ाम में, तो अगेन काफ़ी रीसेंट एग्ज़ाम का ही आपके पास सवाल आया है, क्वेश्चन आया है। तो हुआ क्या है कि इस सवाल में आपको दिए गए हैं कुछ 4 फिनोमेना। कौन कौन से, फर्स्ट है इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड, सेकेंड है सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड, थर्ड है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन वाटर, और फोर्थ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक है, तो ये कुछ 4 फिनोमेना दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन चारों में से कौन सा वो फिनोमेना होगा जिसका रेट बढ़ जाएगा। कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ कौन से वाले फिनोमेना का जो रेट है वो भी इंक्रीज होने वाला है, बस आपने इतना ही बताना है। तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके सभी फिनोमेना को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड। इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड क्या है कि आपके पास एक लिक्विड है जो कि अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और हाँ, इस बार जो आपका लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा है। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही किसी भी टेम्परेचर पे क्या हुआ है कि वो लिक्विड अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है।
तो इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड, इसी को हम बोलते हैं कि लिक्विड अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। ये क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ। अब अगर हमने लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर दिया तो आपको क्या लगता है इवेपोरेशन का जो रेट है क्या वो भी इंक्रीज होगा? अगर आपको याद हो तो जब हम ये इवेपोरेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस करे थे जो कि इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स में से एक फैक्टर हमने पढ़ा था क्या? टेम्परेचर। कि डेफिनेटली टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करता है। कैसे? तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है किसी भी लिक्विड का तो डेफिनेटली उसका जो इवेपोरेशन है वो फास्टर रेट पे होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास सपोज 2 कटोरियाँ हैं, उन दोनों ही कटोरी में हमने क्या करा है? इक्वल अमाउंट का पानी डाला है। एक कटोरी को हमने अपने रूम में ले जा कर के रख दिया है तो आप बोल सकते हो कि उस कटोरी का जो पानी है वो कैसा है? रूम टेम्परेचर पे है। फिर जो दूसरी कटोरी थी आपके पास, उस कटोरी में जो आपने सेम क्वांटिटी का पानी लिया था उस पानी को आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा हीट कर रहे हो। पानी को आप उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर के नहीं जा रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक नहीं लेकर के जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? थोड़ा बहुत तो पानी को गर्म कर ही रहे हो। तो होगा क्या कि वो वाला पानी जो कि रूम टेम्परेचर पे होगा, हो सकता है कि उसको पूरे तरीके से इवेपोरेट होने में 1 दिन का समय लग जाए। कि आपने जो कटोरी में पानी भर के रखा है अपने कमरे में रूम टेम्परेचर पे, हो सकता है कि उसको पूरा इवेपोरेट होने में, पूरा गायब होने में कितना समय लग जाए? 1 दिन का समय लग जाए। लेकिन वो वाला पानी जिसको कि आप क्या कर रहे हो? हीट करते जा रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट पर आपने नहीं पहुंचाया लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको हीट कर रहे हो धीरे 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 धीरे। तो होगा क्या कि वो वाली कटोरी का जो पानी है वो हो सकता है कि आधे दिन के अंदर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो किसी भी लिक्विड का तो आप कर क्या रहे हो? थोड़ी बहुत एनर्जी सप्लाई कर रहे हो लिक्विड को। ये एनर्जी कहाँ जा रही है? लिक्विड के पार्टिकल्स के पास ही जा रही है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जा रही है। ये मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेते हैं। और काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हो कि भाई हमारा इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन के लिए हम बोलते हैं ना कि ये एक सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, इन सभी के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को वो ओवरकम करके सरफेस को ही छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? एयर में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि आपने लिक्विड का जब टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो हीट आपने सप्लाई करी है, एनर्जी सप्लाई करी है। ये एनर्जी कहाँ गई है? मॉलिक्यूल्स के पास ही गई है। मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस को ही छोड़ देंगे, यानी कि इवेपोरेट हो जाएंगे। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो इवेपोरेट हो गए हैं, है ना? ये कहाँ थे? ये सरफेस पे थे। अब इनकी जगह पे नीचे से और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। भाई सरफेस के मॉलिक्यूल्स तो उड़ गए हैं ना हवा में, वो इवेपोरेट हो गए, तो उनकी जगह पे फिर दूसरे नए मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर को बढ़ाने से डेफिनेटली इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। तो डेफिनेटली ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ये जो फिनोमेना है इसका रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड वाले फिनोमेना की जो कि है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड। तो वो तो मैंने आपको अभी भी समझाया था कि अगर एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और अब हमने क्या उंगली करी इस बार कि हमारे पास जो सॉलिड था उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। और हीट करने से क्या हो रहा है कि वो सॉलिड अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? अगेन हम लेते हैं कि अपनी 2 कटोरियाँ, एक कटोरी में डालते हैं हम एक कपूर का एक पीस और दूसरी कटोरी में भी हम सेम अमाउंट का कपूर का पीस ले लेते हैं। ठीक है, जो एक कटोरी है उसको हम रख देंगे कहाँ? अपने रूम में, रूम टेम्परेचर पे। और दूसरी जो कटोरी में जो हमने कपूर लिया है उसको हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जला नहीं रहे हैं कपूर को, बस हम कटोरी को थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं ताकि वो कटोरी के अंदर जो कपूर है वो थोड़ा सा क्या हो जाए? गर्म हो जाए। तो हो सकता है कि आपने जो कटोरी में कपूर लेकर के रखा है जो कि रूम टेम्परेचर पे है उसको पूरा उड़ जाने में, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाने में, गायब हो जाने में शायद 1 दिन का समय लग जाए। लेकिन जिस कटोरी में आपने कपूर को आपने गर्म किया है वो वाला जो कपूर का टुकड़ा होगा वो बहुत जल्दी, शायद 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा डिसअपीयर हो जाएगा, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि जब भी आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो,
तो अल्टीमेटली वो पूरी की पूरी हीट कहाँ जाती है, मैटर के मॉलिक्यूल्स में ही जाती है, और उस एनर्जी के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाने लग जाते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैसियस स्टेट में, यानी कि सब्लिमेशन हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप बोलोगे कि ऑन रेजिंग द टेम्परेचर सब्लिमेशन जो होगा किसी भी सॉलिड का उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन वाटर। इसका क्या मतलब है, देखो इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन अभी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसमें उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट आप बोल सकते हो कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कि सॉल्यूट आ करके, मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है सोल्यूशन का जो कि अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाता है। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल पानी है और शक्कर है, पानी में हमने क्या करा है, शक्कर को घोल दिया है, तो शक्कर जाकर के डिसॉल्व हो रही है पानी में, इसलिए शक्कर क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी। और क्योंकि पानी क्या कर रहा है, शुगर या आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो शुगर सोल्यूशन में आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट क्या होगा, शुगर, और सॉल्वेंट क्या होगा, पानी। आई बात समझ में। तो अगर हम बोलें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन वाटर, इस पे क्या असर पड़ने वाला है टेम्परेचर का, तो देखो होता क्या है कि आपके पास ये पानी है, मतलब ये बीकर है, और इसमें आपके पास क्या है, पानी की, चलो हम मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ये क्या है, आपके पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इनके बीच में कौन घुसे हुए हैं, इनके बीच में कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स घुसे हुए हैं। अब हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो होगा क्या, आपने हीट सप्लाई, भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसका मतलब क्या कि आप जो सोल्यूशन है उसको आप हीट कर रहे हो, और ये सोल्यूशन है कौन सा, अपना वही शुगर सोल्यूशन है। तो ये सब क्या है, ब्लू कलर के पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये रेड कलर के क्या हैं, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। रेड वाले शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लू वाले पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस शुगर सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी हीट कहाँ जाने वाली है, पानी के मॉलिक्यूल्स में जाएगी। पानी के मॉलिक्यूल्स इस हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कारण उनकी खुद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं अब बहुत ही तेजी के साथ यहाँ वहाँ मूव करेंगे, और यहाँ वहाँ मूव करने के चक्कर में पता है क्या होगा, उनके बीच का जो स्पेस है वो और बढ़ जाएगा। भाई आपने टेम्परेचर सप्लाई किया है, आपने हीट एनर्जी दी है पानी के मॉलिक्यूल्स को, जिसको मॉलिक्यूल्स ने अब्जॉर्ब किया है, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ है कि अब वो तेजी के साथ यहाँ वहाँ मूव करने लगे, जिसके कारण उनके बीच की जो स्पेसेस है वो क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज यहाँ पे जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनिशियली इनके बीच में केवल एक ही शुगर का मॉलिक्यूल आ पा रहा था, लेकिन हुआ क्या, अब क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो अब आप बोल सकते हो कि दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बीच का स्पेस है वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है इंक्रीज। पहले इतना था, अब देखो पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने से हुआ क्या कि दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, वो बढ़ चुका है। तो अब आप बोल सकते हो कि इस डिस्टेंस में 2-3 शुगर के मॉलिक्यूल्स और आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, पानी में इंक्रीज हुई कि नहीं हुई है। पहले हो सकता है कि इस जो भी आपने अमाउंट लिया है पानी का, सपोज आपने 50 ml पानी लिया है, उस 50 ml पानी में आप केवल एक ही चम्मच शुगर को डिसॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन जब आपने इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो बीच में जगह है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब वहाँ पे ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स आकर के बैठ सकते हैं। इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर को बढ़ाने से हो सकता है कि अब सेम 50 ml पानी में 1.5 चम्मच शक्कर क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। अब वो तेजी के साथ यहाँ वहाँ एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो बीच की स्पेसेस होंगी वो इंक्रीज तो हो ही जाएंगी। प्लस आप ये बोलोगे कि टेम्परेचर, भाई हमने हीट एनर्जी सप्लाई करके करा क्या है, हमने सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा, सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो पानी में डेफिनेटली बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे भी इस फिनोमेना का जो रेट है वो भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने ही वाला है। लास्ट क्या बचा है अब, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये होता है कि हाँ, अगर हमने इस वाले केस में सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया था
तो अब ज़्यादा शक्कर पानी के मॉलिक्यूल्स में के बीच में जाकर के डिसॉल्व हो रही थी, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, पानी में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सिमिलरली पानी में गैस की भी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा होता है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अब आप क्या कर रहे हो, अब आप पानी में गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। गैस के मॉलिक्यूल्स तो खुद ही क्या होते हैं, इतने चंचल होते हैं कि यहाँ वहाँ मूव करते ही रहते हैं। ऑलरेडी गैस के मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आपने क्या करा है, ऐसे सोल्यूशन को आपने हीट करना शुरू कर दिया है। तो हीट करने से होगा क्या, गैस के मॉलिक्यूल्स इस हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगे और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और बढ़ जाएगी। इतनी बढ़ेगी कि गैस जो है ना वो पानी से चली ही जाएगी। आप तो कोशिश कर रहे थे कि पानी के अंदर गैस को हम डिसॉल्व करवा दें। इस चक्कर में हुआ क्या कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया कि भाई सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा गैस पानी के मॉलिक्यूल्स में जाकर के डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाया तो पूरी की पूरी जो हीट है वो अब्जॉर्ब कर ली किसने, गैस के मॉलिक्यूल्स ने। इतनी अब्जॉर्ब करी कि काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सबके सब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ गए हवा में। कुछ डिसॉल्व करने के लिए, कुछ सॉल्युबलाइज करने के लिए पानी में बचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फिनोमेना है इसका रेट इंक्रीज नहीं होगा ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। इन तीनों ही फिनोमेना का जो रेट है वो इंक्रीज होने वाला है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड फिनोमेना का रेट इंक्रीज होगा, नहीं थर्ड का भी तो होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का ही इंक्रीज होने वाला है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों ही फिनोमेना का जो रेट है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, ये कहाँ आया है? गुजरात 2018-19 एग्जाम में आया है सवाल। ठीक है, तो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है? हम सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आकर के जो बर्फ है वो पिघल जाती है पानी में। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको बर्फ और पानी दोनों मिलता है। ठीक है, चलो तो लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं है, वो किस में दिया गया है? केल्विन में दिया गया है। तो मैंने आपको बताया ना, सिंपल कन्वर्जन आपको मैंने बताया है कि आप को अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो आप उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके पास टेम्परेचर है किसमें, इन सेल्सियस, उसमें आप ऐड कर दो क्या, 273.15। ठीक है, कभी कभी 273 को हम केवल 273 ही लेते हैं और कभी कभी हम उसके डेसिमल की आगे की वैल्यू भी ले लेते हैं, है ना। तो इस डेसिमल के बाद की वैल्यू से घबराना नहीं है। हम कभी कभी जो टेम्परेचर है वो 273 के आगे भी ले लेते हैं, उसके डेसिमल के आगे भी चले जाते हैं और कभी कभी सिर्फ इतना ही लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर है आपके पास इन डिग्री सेल्सियस उसमें आप ऐड कर देंगे कितना, 273.15। तो कितना आ जाएगा, हमारे पास जो टेम्परेचर है आइस का वो कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 में ऐड कर देंगे दिस मच। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा केल्विन में, 273.15 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आइस का इन केल्विन? तो आप बोलोगे कि भाई इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 273.15 केल्विन। ये क्या है, केल्विन में है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री। ठीक है ना, तो सिंपल कन्वर्जन है, ध्यान रखिएगा। अब आप खुद ही बताओ, क्या मैंने आपको यूनिट्स के बीच में जो कन्वर्जन है वो नहीं सिखाया था कि अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, अगर केल्विन में दिया गया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें। क्या नहीं सिखाया हमने, क्या नहीं सीखा हमने? बिल्कुल सीखा है। तो फिर क्यों घबराना है किसी भी सवाल से। और आप देख सकते हो कि ये जितने भी सवाल हैं वो सब आपके रिसेंट ईयर्स में ही आए हैं, 10 साल पुराने या 20 साल पुराने सवाल नहीं हैं ये। आई बात समझ में? चलो, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 273.15 केल्विन। ठीक है ना, सिंपल कन्वर्जन है, डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर है उसमें आप ऐड कर दीजिएगा 273.15 या 273, तो आंसर कितना आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है ना, चलो, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या है, द सब्सटेंस शोइंग सब्लिमेशन प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज।
आपके पास 4 सब्सटेंसेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी कौन सा वाला सब्सटेंस दिखाने वाला है। ऑप्शन ए कॉमन सॉल्ट, जो हमारा नमक होता है, नॉर्मल नमक, क्या वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है कि अगर आपने नमक को जो है ना 4 दिन के लिए ऐसी खुली हवा में रख दिया है बिना किसी उसको कंटेनर में पैक करे, तो क्या हवा में उड़ जाएगा क्या नमक? ऑफ कोर्स नहीं उड़ता है। तो कॉमन सॉल्ट हो, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, फिर वो चाहे पोटेशियम नाइट्रेट हो, इनमें से कोई भी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन डी क्या दिख रहा है? कैम्फर यानी कि मिस्टर कपूर, यही तो है जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करने में सबसे आगे रहते हैं। कि कपूर का जो पैकेट है, अगर उसको खोला कि पूजा करनी है तो उसके लिए कपूर की ज़रूरत है, और अगर उसको हमने प्रॉपर्ली पैक नहीं किया वापस से, तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब पूजा करने के लिए आओगे 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, तो पूरा का पूरा कपूर उड़ चुका रहेगा। इसका मतलब क्या कि कैम्फर इन चारों में से क्या करने वाला है? सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। कब आया है ये? राजस्थान 2018-19 एग्जाम में आया है। आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज। पानी का जो फिजिकल स्टेट है कौन से टेम्परेचर पे? 298 केल्विन टेम्परेचर पे कितना होता है? अभी अभी हमने सीखा था कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 273 केल्विन आता है, या 273.15 केल्विन भी आप बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जब हम मतलब हमारे पास पानी है, वो पानी किस टेम्परेचर पे आकर के फ्रीज होता है? तो आप बोलोगे कि मैम वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर को केल्विन में हम क्या बोलते हैं? तो 273 केल्विन पे बोलते हैं, यानी कि जो पानी है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है कौन से टेम्परेचर पे? 273 केल्विन पे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पानी जो है वो अपनी वेपर्स में कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, तो आप बोलोगे कि मैम पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आकर के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा? तो जो भी टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, उसमें आपने क्या करना है? बस 273 ऐड कर देना है, तो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आ जाएगा 373 केल्विन। तो पानी सॉलिड स्टेट में कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है? 273 केल्विन पे। पानी अपने वेपर्स में कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है? 373 केल्विन पे। सबको समझ में आया कि नहीं आया कि पानी जो है वो अपने सॉलिड स्टेट में यानी कि बर्फ में कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है? 273 केल्विन पे। और अपनी वेपर्स में कौन से टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होता है? 373 केल्विन पर। होता है कि नहीं होता? हमको जो सवाल में टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, वो तो आप बोलोगे कि इन दोनों ही टेम्परेचर्स के बीच का है। 298 केल्विन टेम्परेचर 273 से ज़्यादा होता है और 373 से क्या होता है? कम होता है। तो अगर इस टेम्परेचर पे आपको बर्फ़ की मतलब पानी की बर्फ़ मिल रही है और इस टेम्परेचर पे आपको पानी की क्या मिल रही है? वेपर्स मिल रही हैं, तो इनके बीच के टेम्परेचर पे आपको क्या मिलेगा? पानी अपने लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब आप ये अपने लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे ना, आप यूँ फटाफट सारे सवालों के जवाब दे दोगे। ठीक है ना? तो इस टेम्परेचर पे अगर आपको आइस मिलेगी, इस टेम्परेचर पे अगर आपको वेपर्स मिलेंगी पानी की, तो इनके बीच के टेम्परेचर पे आपको क्या मिलने वाला है? पानी अपने लिक्विड स्टेट में मिलने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कि कौन सी फिजिकल स्टेट में पानी एग्जिस्ट करता है एट 298 केल्विन? तो आप बोलोगे ऑप्शन सी, लिक्विड स्टेट में। सॉर्टेड? चलो आगे आ जाते हैं हम अपने एक और सवाल के ऊपर। ये क्या बोल रहा है हमसे कि इन विच स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इट हैज़ द शेप। मतलब कि आपको बताना है कि इन विच स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इट हैज़ अ शेप। शेप आप बोलोगे कि कौन से स्टेट में मिलने वाला है एक सब्सटेंस का? लिक्विड स्टेट में, ऑप्शन ए बोल रहा है ये। ऑप्शन बी बोल रहा है कि लिक्विड और गैस, इन दोनों ही स्टेट्स में आपको सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट मिलेगा। देखो सीधी सी बात है, आपसे सवाल में पूछा गया है कि कौन से स्टेट में
सब्सटेंस का कौन से स्टेट में सब्सटेंस का एक शेप मिलेगा। शेप मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस को अपने सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, है कि नहीं। तो लिक्विड में नहीं मिलेगा। हम सबको पता है कि भाई हमने लिक्विड, गैसियस और सॉलिड स्टेट इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, कि इन तीनों में ही सिर्फ सॉलिड स्टेट ऐसी होती है जिसमें कि डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम होती है। लिक्विड और गैस में आप बोल सकते हो कि कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम हो सकती है, लेकिन गैस में तो वो भी नहीं होता, ना डेफिनेट शेप ना डेफिनेट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी सॉलिड, कि सॉलिड स्टेट ही होती है सब्सटेंस की जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एक शेप मिलने वाला है, डेफिनेट शेप मिलने वाला है। ये कब आया है, गुजरात 2018-19 एग्जाम में आया है। तो अगेन रिसेंट ईयर का ही सवाल है ये और काफ़ी आसान सा सवाल है ये, ठीक है। चलो अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेट्स। एक कंपाउंड का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर, कंपाउंड का टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ता है, तब जा कर के वो कंपाउंड क्या होता है, मेल्ट होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, सपोज मेरे पास दो कंपाउंड है, ए कंपाउंड और बी कंपाउंड। ए कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है, और बी कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, सपोज 300 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या कि कंपाउंड ए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आकर के मेल्ट हो जाएगा, वही कंपाउंड बी को मेल्ट कराने के लिए आपको टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस लेकर के आना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलो तो यहाँ पे बोला गया है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है किसी भी कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर, यानी कि अगर एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि उस कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ऑप्शन सी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर, यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और लास्ट क्या है, कंपाउंड कैन डिफ्यूज ईजीली, यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो ईजिली डिफ्यूज हो जाएगा, नहीं। मेरे हिसाब से इन चारों में से सही जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि उस कंपाउंड की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। आप खुद ही बताओ कि जब भी कोई एक चीज़ सब्सटेंस मेल्ट होती है वहाँ पे भी तो स्टेट का कन्वर्जन होता है कि नहीं होता। बर्फ़ मेल्ट हो रही है तो बर्फ़ क्या है, पानी का सॉलिड स्टेट है। जब बर्फ़ पिघलती है, जब वो मेल्ट होती है तो वो अपने लिक्विड स्टेट में आती है। तो मेल्टिंग की प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, स्टेट्स के बीच में कन्वर्जन हो रहा है, एक सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो रही है किसमें, एक लिक्विड स्टेट में, हो रही है कि नहीं हो रही है। अब अगर हम स्टेट्स के बीच में कन्वर्जन करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पार्टिकल्स के बीच में, जैसे कि यहाँ पे हम मेल्टिंग की प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं ना, तो हम मेल्टिंग की प्रोसेस के टर्म्स में बात करते हैं कि अगर हमारे पास बर्फ़ है उसको हम पिघालना चाह रहे हैं किसमें, पानी में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बर्फ़ के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगी, तो टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके बढ़ सकती है ना। और बढ़ने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली बर्फ़ के पार्टिकल्स के बीच में जगह को बढ़ा करके, स्पेसिस को इंक्रीज करके और अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कम करके हम आइस को मेल्ट करा सकते हैं किसमें, वाटर में, यानी कि सॉलिड स्टेट को हम कन्वर्ट करा सकते हैं किसमें, लिक्विड स्टेट में। आई बात समझ में। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं या पार्टिकल्स जो हैं बर्फ़ के, वो तो अपने बीच की जो स्पेसिस है उनको इंक्रीज कर ही नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ से टेम्परेचर बर्फ़ को देते जा रहे हैं और बेसिकली टेम्परेचर देने का मतलब क्या है कि हम हीट एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं बर्फ़ के पार्टिकल्स को, और वो पार्टिकल्स हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन फिर भी इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है अभी बर्फ़ के पार्टिकल्स की कि वो एक दूसरे को छोड़ दें।
अपने बीच की स्पेसेस को बढ़ा लें, ऐसा हो ही नहीं रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंपाउंड बी जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जब तक हम टेम्परेचर इतना लेकर के नहीं आ जाएंगे तब तक कंपाउंड बी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं ना, वो ओवरकम नहीं हो पाएंगे। आई बात समझ में कि जब तक हम टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के नहीं आएंगे तब तक कंपाउंड बी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं ना, उनको ओवरकम नहीं किया जा पाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि जहाँ हमने कंपाउंड ए का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस किया, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो लग रहे हैं कंपाउंड ए के मॉलिक्यूल्स में, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लिया जा चुका है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि अगर एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन 3 स्टेट्स, इसमें से कौन जो है वो तीनों ही स्टेट्स में अवेलेबल हो सकता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, इन तीनों ही स्टेट्स में कौन अवेलेबल हो सकता है। पेट्रोल, बर्फ़, मिल्क या कैरोसिन। तो हम सबको पता है कि भाई पानी एक ऐसी चीज़ है, वाटर एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने तीनों ही फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। आई बात समझ में। और ये कब आया है भैया, तेलंगाना में 2018-19 ईयर का ये सवाल है। तो अगेन रिसेंट ईयर का ही आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, वाटर। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इन किलो कैलोरीज पर केजी इज। अब ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस सेशंस में हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पढ़ा है, लेकिन किसमें, जूल्स पर केजी में। कितना पढ़ा है, तो 22.5 10⁵ जूल्स पर केजी, है ना। हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पढ़ा है, लेकिन जूल्स पर केजी में 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। लेकिन किलो कैलोरी पर केजी में कितना होगा, तो आप बोलोगे 540। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 540। वैसे तो 539 भी लिखा रहता है, लेकिन राउंड ऑफ लेकर के हम उसको 540 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। और ये जो सवाल है ये भी आया है तेलंगाना 2019-20 ईयर में। तो अगेन एक रीसेंट ईयर का ही क्या है ये सवाल है, रीसेंट एग्जाम का ही क्या है ये सवाल है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इन किलो कैलोरीज पर केजी इज 540, ठीक है ना। चलो, जूल्स पर केजी में अलग होता है, तो ध्यान रखिएगा कि पूछा कौन से यूनिट में गया है, जूल्स पर केजी में गया है या किलो कैलोरीज पर केजी में गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट, इनमें से कौन टिंडाल इफेक्ट शो करने वाला है। अब आप बोलोगे कि मैम ये टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। देखो ऐसा है कि टिंडाल इफेक्ट के बारे में हम जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि टिंडाल इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। कि सपोज आपके पास क्या है, एक ग्लास पानी है, ये ग्लास है आपके पास और इसमें क्या है, पानी है, ठीक है। इसमें आपने क्या डाला है, पानी डाला है, और पानी के साथ साथ आपने इसमें 1 चम्मच दूध भी ऐड कर दिया है। या चलो छोड़ो, अभी दूध मत ऐड करो, आपके पास सिंपल एक पानी का ग्लास है ना, कांच का ग्लास ले लो। फिर इसके बाद में उसमें पानी हम ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक टॉर्च लाइट लेकर के आएंगे और टॉर्च लाइट को हम क्या करेंगे, इस पानी के थ्रू पास करवाने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये लाइट पानी के अंदर जाएगी, यानी कि ग्लास के अंदर जाएगी, तो लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखाई नहीं देगा। बस हमें इतना दिखाई देगा कि लाइट जो है यहाँ से आ रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। लेकिन लाइट किस तरीके से पानी के अंदर ट्रैवल कर रही है, यानी कि पानी के अंदर लाइट का पाथ क्या है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। अब हमने क्या करा है कि इस पानी में 1 या 2 चम्मच दूध ऐड कर दिया है और फिर हमने क्या करा है, लाइट पास करवाई है। तो इस बार पता है क्या होगा, लाइट का पूरा पाथ यहाँ पे आपको विजिबल होने वाला है। जब पानी डाला था केवल तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं था, लेकिन जब हमने इस पानी में क्या करा है, 1 या 2 चम्मच दूध डाल दिया है, तो फिर लाइट का पूरा जो पाथ है, आप बोल सकते हो कि मिक्सचर के अंदर, वो आपको दिखाई दे रहा है।
अब इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट तो उनके ऊपर गिर गई है ना, तो हुआ क्या कि वो पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उस लाइट को ज़्यादा स्कैटर नहीं कर पाते। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज आपके पास ये एक पार्टिकल है, ठीक है ना, ये एक पार्टिकल है और इसके ऊपर जब लाइट गिरती है ना, तो ये पार्टिकल क्या करता है, इस लाइट को बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है। और यही स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंचती है ना, तो हमको लाइट का पाथ जो है वो दिखाई देने लग जाता है। लेकिन हुआ क्या, पानी की जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने छोटे हैं कि जब उनके ऊपर लाइट आकर के गिरी तो उस लाइट को पानी के मॉलिक्यूल्स ने स्कैटर तो किया, लेकिन इतना कम स्कैटर किया कि वो स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंची, तो हमें लाइट का जो पाथ है वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब हमने 1 चम्मच उसमें दूध डाल दिया, तो दूध के जो मॉलिक्यूल्स थे वो इतने बड़े थे कि जब उनके ऊपर लाइट गिरी तो गिरने के बाद टकराई, टकराने के बाद स्कैटर हो गई। और यही स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंची तो हमें लाइट का जो पाथ है वो पूरा का पूरा क्या हुआ, विजिबल हो गया उस मिक्सचर में। हमें दिखाई देने लगा कि एग्जैक्टली लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है उस मिक्सचर में। इसी को हम बोलते हैं क्या, टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, तो बताना है कि इन चारों में से कौन टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। ऑप्शन ए सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ऑप्शन बी स्टार्च सोल्यूशन, ऑप्शन सी सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, या ऑप्शन डी विनेगर। तो बेसिकली आपको एक ऐसा सोल्यूशन चुनना है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बड़े होंगे। जब मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, जब पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तभी लाइट की स्कैटरिंग कैसी होती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में होती है। तो ये आंसर शुड बी स्टार्च सोल्यूशन, ऑप्शन बी। कि स्टार्च सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, मतलब बेसिकली जो स्टार्च सोल्यूशन है वही क्या करेगा, टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। जब इसमें हम लाइट बीम को पास करवाएंगे तो बीम का जो पाथ होगा वो हमको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा, ये सवाल कहाँ आया है भाई, छत्तीसगढ़ 2016-17 ईयर में ये आया है, एग्जाम में आया है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये सवाल किस में आया है, गुजरात 2016-17 ईयर में आया है। ठीक है ना, तो बार बार मैंने आपको समझाया है कि जब भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया हो तो आप उसको केल्विन में कैसे ऐड करते हो, मतलब केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो जो भी टेम्परेचर है उसमें आप ऐड कर दोगे क्या, 273। यहाँ पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है जिसको कि केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 25 में ऐड कर दोगे 273, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 892। तो आपका जो टेम्परेचर है वो किस में आ चुका है, आप केल्विन में 298 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने के बराबर होगा, 298 केल्विन के बराबर होगा, 298 केल्विन के बराबर होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, कि जो भी टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में उसमें आपने बस ऐड कर देना है 273 वैल्यू, तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। आ चुका है कितना, 298 केल्विन। ऑप्शन सी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडाल इफेक्ट। फिर से जो है ना टिंडाल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, गुजरात 2016-17 का ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, मिल्क, लेमन जूस या सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आप बोलोगे कि मैम जो मिल्क है ना, मिल्क के पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि लाइट की जो स्कैटरिंग है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, मिल्क। मिल्क में टिंडाल इफेक्ट आपको दिखाई देगा। अच्छा, अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर और ये आया है तमिलनाडु 2016-17 एग्जाम में। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रिया एंड कार्तिक वांटेड टू स्टडी अबाउट डिफ्यूजन अमंग लिक्विड्स। प्रिया और कार्तिक क्या कर रहे हैं, बेसिकली लिक्विड्स का जो डिफ्यूजन है उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। दे टुक आइडेंटिकल बीकर्स एंड पोर्ड 100 ml ऑफ वाटर इन बोथ द बीकर्स। प्रिया और कार्तिक ने दोनों ने क्या करा है, एक एक बीकर उठा लिया है। ठीक है ना, एक जैसे ही बीकर, आइडेंटिकल हैं, और दोनों में ही क्या हुआ है, 100 ml उन्होंने पानी डाल दिया है दोनों बीकर्स में। प्रिया हीटेड द वाटर टू 50 डिग्री सेल्सियस बट कार्तिक मेंटेन्ड द वाटर एट रूम टेम्परेचर। प्रिया ने क्या करा, जो भी पानी है उसको उस पानी को
जो कि बीकर में उसने लिया है उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, लेकिन कार्तिक ने अपने बीकर का जो पानी है उसको रूम टेम्परेचर पर ही क्या करा है, मेंटेन किया है। नाउ दे बोथ एडेड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू द बीकर, व्हाट विल दे नोटिस। अब क्या हुआ कि दोनों ने ही अपने बीकर में, अपने रिस्पेक्टिव बीकर्स में 5-5 बूंदे डाल दी हैं किसकी, इंक की। अब आपको बताना है कि वो क्या नोटिस करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है कि कलर ऑफ द इंक स्प्रेड्स फास्टर इन प्रियास बीकर, प्रिया का जो बीकर होगा उसमें इंक का कलर ज़्यादा तेजी के साथ में जो है ना स्प्रेड होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि कलर ऑफ द इंक स्प्रेड्स फास्टर इन कार्तिक्स बीकर, यानी कि कार्तिक के बीकर में ज़्यादा तेजी से क्या होने वाला है, इंक का कलर स्प्रेड होने वाला है। ऑप्शन सी, कलर ऑफ इंक स्प्रेड्स एट द सेम रेट इन बोथ द बीकर्स, यानी कि इंक का जो कलर है वो दोनों ही बीकर्स में सेम रेट पे क्या होगा, स्प्रेड होगा। और लास्ट ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि इन बोथ द बीकर्स इंक ड्रॉप्स सेटल डाउन एट द बॉटम विदाउट स्प्रेडिंग, यानी कि स्प्रेडिंग होगी ही नहीं दोनों बीकर्स में इंक की, और वो पूरी की पूरी इंक क्या होगी, बीकर के बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएगी। क्या ये बात सही है? इन चारों ही ऑप्शंस में से आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे? मेरे हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। क्यों? क्योंकि प्रिया के पास जो बीकर था, उस बीकर का जो पानी था, उस पानी को प्रिया ने क्या करा था, हीट किया था एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कार्तिक ने अपने पानी का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पर ही मेंटेन किया था। प्रिया ने समझदारी करी कि पानी को थोड़ा सा गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या हुआ भाई, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है, मतलब प्रिया ने अपने बीकर के पानी का। इसका मतलब क्या कि उसने हीट सप्लाई करी है। इस हीट को पानी के मॉलिक्यूल्स ने क्या करा है, अब्जॉर्ब कर लिया है। अब्जॉर्ब करने के कारण हुआ क्या, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, यानी कि वैसे भी पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे 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 मूव कर रहे थे, लेकिन जब प्रिया ने क्या करा, पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट दे दी, तो अब पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 मूव करने लगे, तेजी के साथ मूव करने लगे। क्यों? क्योंकि जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करी गई है वो हीट एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल्स ने अब्जॉर्ब करी, जिसके कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई है। अब वो और तेजी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इस बीच में क्या होगा, जब प्रिया 5 ड्रॉप्स डालेगी इंक की, तो इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, पानी के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएंगे। अब मैं कौन हूँ, एक इंक का पार्टिकल हूँ। यहाँ से एक आया पानी का पार्टिकल, उसने मुझे धक्का मार दिया। भाई पानी के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, तेजी के साथ यहाँ वहाँ मूव करने लगे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई है। तो अगर मैं इंक का एक मॉलिक्यूल हूँ और यहाँ से क्या आया है, एक पानी का मॉलिक्यूल आया है, वो मुझसे आकर के टकरा गया, और टकराने के कारण क्या हुआ, आप बोल सकते हो कि मैं इंक का जो मॉलिक्यूल हूँ वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई हूँ। सिमिलरली यहाँ से भी एक पानी का मॉलिक्यूल आया, इसने भी मुझको क्या करा है, टक्कर मारी है, जिसके कारण मैं फिर से क्या हो गई हूँ, डिस्प्लेस हो गई हूँ। तो होगा क्या, इंक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएंगे। तो होगा क्या, इतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे जिसके कारण इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और वो तेज़ी के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स में जाकर के फैल जाएंगे, यानी कि इंक क्या होगी, बहुत ही तेज़ी के साथ पानी में स्प्रेड हो जाएगी। कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई, अब मॉलिक्यूल्स और तेज़ी के साथ यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं। तो जब इन तेज़ी से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स के हम आप बोल सकते हो कि ऊपर क्या लेकर के आए हैं, इंक के मॉलिक्यूल्स लेकर के आए हैं, तो इंक के मॉलिक्यूल्स का क्या होने वाला है, लगातार कोलिजन होने वाला है हाई स्पीड के साथ मूव करने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो होगा क्या, जो इंक के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और वो बेहतरीन तरीके से तेज़ी के साथ पूरे पानी में जाकर के फैल जाएंगे। तो कलर ऑफ द इंक स्प्रेड्स फास्टर इन प्रियाज बीकर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct? आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। उत्तराखंड 2016-17 में आया है ये सवाल कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है ना। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकेंड क्या है, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड। बात तो सही है कि जब तक पूरी की पूरी बर्फ़ पानी में मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक जो टेम्परेचर है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होता है, भले ही हम कितनी भी हीट जो ना कंटिन्यूसली सप्लाई क्यों ना करते जाएं। बात बिल्कुल सही है कि हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आकर के बर्फ़ को जो भी हीट सप्लाई करते हैं वो पूरी की पूरी हीट कहाँ जाती है, बर्फ़ के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने में लग जाती है। तो जब पूरी की पूरी आइस, जब तक बर्फ़ मेल्ट नहीं हो जाएगी पानी में, तब तक टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज़ नहीं होगा। बात तो ये भी बिल्कुल सही है।
थर्ड क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 30.4 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होती है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। आई बात समझ में? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ दी अबव, तो वो भी गलत है। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। आई बात समझ में? चलिए अब हम आ जाते हैं कहाँ, अपने अगले सवाल के ऊपर। तो अब अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कि इन एन ओपन वेसल, आपके पास एक ओपन वेसल है जिसमें कि आपने एक लिक्विड भर करके रखा है। द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, यानी कि वो जो बर्तन है, जो वेसल है, उसमें जो आपने लिक्विड रखा है वो इवेपोरेट होता ही जा रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग। अब एक बात बताओ, अगर सराउंडिंग्स से एनर्जी क्या की जा रही है, अब्जॉर्ब की जा रही है, इसका मतलब क्या कि सराउंडिंग्स की जो एनर्जी है वो कम हो रही है। और अगर एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर भी कम हो रहा है, यानी कि जो सराउंडिंग्स होंगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। भाई हमने इवेपोरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा था कि इवेपोरेशन क्या करता है, एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। कि अगर एक लिक्विड अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड अपने आसपास की जगह से ही, अपने सराउंडिंग्स से ही क्या करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली सरफेस को ही छोड़ देते हैं, यानी कि जो लिक्विड है वो धीरे धीरे अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो हमने इवेपोरेशन के बारे में ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट सीखा था, पढ़ा था। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो शाम के टाइम पे 5-6 बजे के करीब लोग क्या करते हैं, अपने घर की जो छत होती है, छत की जो फ्लोर होता है, उस पे जाकर के पानी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दिन भर की धूप पड़ी है छत की फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर काफ़ी गर्म हो जाता है, फ्लोर के अंदर काफ़ी हीट होती है। और जब ऐसे गर्मा गर्म फ्लोर पे हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो वो पानी क्या करता है, छत की हीट को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। भाई छत पे जो आपने पानी डाला है स्पेशली गर्मियों के मौसम में, तो वो आप देखोगे कि आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो पानी है फ्लोर पे वो सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? क्योंकि जो फ्लोर है छत की वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है और उस गर्मा गर्म फ्लोर की ही हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है कौन? पानी, पानी के मॉलिक्यूल्स। और अब्जॉर्ब करने के कारण मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सभी के सभी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेशली जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स गए हैं उनकी जगह पे आप बोलोगे कि नीचे से वाटर मॉलिक्यूल्स और आते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो पानी है वो इवेपोरेट होता जाएगा, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि छत के फ्लोर की जो भी हीट थी उसी हीट को अब्जॉर्ब करके जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर छत की हीट को कोई अब्जॉर्ब कर रहा है तो छत की हीट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और अगर हीट कम हो गई इसका मतलब क्या? टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम हो गया इसका मतलब क्या? कि छत ठंडी हो जाएगी। तो छत का जो फ्लोर होता है उसी के नीचे से क्या शुरू हो जाती है? नीचे वाले रूम की सीलिंग शुरू हो जाती है ना, सेम कॉमन वॉल होती है। तो अगर छत का फ्लोर ठंडा हो गया तो कमरे की जो सीलिंग है वो भी ठंडी हो जाएगी, यानी कि जो कमरा है वो ठंडा हो जाएगा। तो गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा, उसके पहले ये सवाल आया कहाँ है? तो पंजाब 2015-16 ईयर में ये आया है, ठीक है ना, एग्जाम में आया है। तो होगा क्या, सराउंडिंग का क्या होने वाला है? ऑप्शन 1 गर्म होने वाला है, ऑप्शन 2 ठंडा होने वाला है, ऑप्शन 3 बोल रहा है कि नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, और लास्ट बोल रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी कि कौन सा लिक्विड इवेपोरेट हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग का क्या हाल होने वाला है, ठंडा होगा, गर्म होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 विच इज़ करेक्ट टू फिल द अबव स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट में जो आपके पास ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक को फिल करने के लिए इन चारों में से आप किसको यूज़ करोगे? तो मेरे हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ओनली सेकंड इज करेक्ट। सेकंड मतलब कि ये वाला, कि सराउंडिंग क्या होने वाली है? ठंडी होने वाली है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ओनली सेकंड इज करेक्ट। आई बात समझ में? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि
गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, नहीं। ऑप्शन बी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, नहीं। ऑप्शन सी बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, ये बात बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? बाय डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, नहीं, ये भी गलत है। तो ABCD में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कि टेम्परेचर को कम करके प्रेशर को इंक्रीज करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और ये आया है क्वेश्चन तमिलनाडु के एग्ज़ाम में 2015-16 ईयर में। तो आप देख सकते हो कि कुछ सवाल जो है ना बहुत ही कॉमन होते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज कर करके जो है ना हर साल किसी न किसी स्टेट के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो ऐसे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनके तो आंसर्स बिल्कुल आपको याद होने चाहिए कि अगर आप गहरी नींद में सो भी रहे हो तो सोते साथ अगर आपको किसी ने उठा दिया और आपसे पूछा तो उसके जवाब आपको बनने चाहिए, ठीक है। चलो, तो हम आ जाते हैं आज के हमारे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि द सब्सटेंस विच इज़ नोन एज ड्राई आइस, ड्राई आइस हमको किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, या लास्ट ऑप्शन डी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। और ड्राई आइस क्या है? एक बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन का, कि ड्राई आइस क्या हो जाती है? सबलाइम हो जाती है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आया है तेलंगाना स्टेट के एग्ज़ाम में 2015-16 ईयर में, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए भाई बस इतना ही। आज के सेशन में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, कई सारे कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके डेफिनेटली आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो ज़रूर आया होगा कि भाई अभी तक हमने NTSC की स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री का, उससे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और वो सभी जो तरीके के सवाल हैं वो हमसे बन रहे हैं, है ना। तो चैप्टर 1 हमारा सक्सेसफुली होता है क्या? कंप्लीट। जितने भी हमने, देखो हमारा जो टारगेट है ना वो ये होना चाहिए कि NTSC में जैसे सवाल पूछे जाते हैं ना वो सवाल हमसे बनने चाहिए। हमारी पढ़ाई का टारगेट यही होता है। अगर सवाल बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई जिस भी डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो आप खुद ही डिसाइड करो कि चैप्टर 1 पढ़ने के बाद में ये सवाल आपसे बने या नहीं बने। बन गए हैं तो समझ लीजिए कि जो डायरेक्शन है हमारी पढ़ाई का वो बिल्कुल सही जा रहा है। और अगर नहीं बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सेशंस नहीं देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आज हमने सॉल्व करी हैं वो सभी चीज़ें मैंने सेशंस में इंक्लूड करी हैं। तो अगर नहीं बने हैं तो अब प्रॉपरली सेशंस को देखना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अगले सेशन से हम केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, वो हम कर लेंगे अपना स्टार्ट, ठीक है। तो एक और केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में बायोलॉजी पे आ जाएंगे। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो तब तक आप करोगे क्या? आप विजिट करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे? तो गूगल पे जाकर के टाइप कर लेना magnetbrains.com। जैसे ही सर्च करोगे तो खुल जाएगी आपके सामने, मतलब आ जाएगी वेबसाइट। जब आप उसको विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, राइट। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपके पास आप बोल सकते हो कि इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज़ का, जहाँ पर आपके पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स होंगे अवेलेबल। अब आपको NTSC देखना है तो आप क्या करोगे? NTSC पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे आप NTSC पे क्लिक करोगे तो NTSC के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। हमें पढ़ना है क्या? केमिस्ट्री। तो हम जाएंगे किसके ऊपर? केमिस्ट्री के ऊपर। जैसे ही हम जाएंगे केमिस्ट्री सेक्शन पर तो यहाँ पे ये खुल जाएगा NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। अब इसके बाद में हमने अभी फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट किया है ना केमिस्ट्री का, तो जैसे ही आप इस पे जाओगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन पे, जैसे आप इस पे जाओगे तो देखो अभी तक इसके जितने भी लेक्चर्स बने होंगे, 10 लेक्चर बने होंगे, जितने भी बने होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आप इसके इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुल जाएगा क्या? पूरा ये सिलेबस ओवरव्यू का पहला वाला वीडियो है ना, हमारे NTSC के सेशन का फर्स्ट वीडियो आपके सामने खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके के आप बाकी सभी लेक्चर्स देख सकते हो एकदम सीक्वेंस में, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी ऐड के, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होता है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं, प्लस सभी टॉपिक्स के होते हैं, सारे नोट्स भी अवेलेबल। और हाँ, टाइम टेबल को दिमाग में बिठाना मत भूलिएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन आपकी क्लासेस लगती हैं।
सुबह 10 बजे से साइंस लग जाती है, 1 बजे से मैथ्स, 4 बजे से मैथ और 7 बजे से सोशल साइंस। तो तब तक आप क्या करोगे, मतलब अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।